हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रमुख अनुच्छेद हैं इनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग लगभग 150 के आसपास अनुच्छेद को देखेंगे जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो आप इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर आज आपका कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। मतलब हमें अनुच्छेद को देखना है बहुत ही ध्यान से। पहला अनुच्छेद हमारा है संघ का नाम और राज क्षेत्र। तो हम इसको आपको साधारण भाषा में बता देते हैं कि अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम? संघ का नाम और राज क्षेत्र। कभी आपको पूछा जाए अनुच्छेद एक में क्या है, तो आप बोलेंगे भारत राज्यों का संघ है, या संघ भारत क्या है, या एक राज्यों का संघ है। ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं संघ का नाम या राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, कोई भी नए राज्य की प्रवेश या स्थापना की बात अगर किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। अब फिर देखिए वही बात रिपीट किया गया अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 को ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ध्यान समझिए, अगर कोई नया एरिया भारत के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया में हम शामिल हो जाए, तो वो इंडिया में जो शामिल होगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो 2 के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए भारत अगर भारत का राज्य जो तेलंगाना एक नया राज्य बना है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अनुच्छेद 3 को देखिए। ये अनुच्छेद 3 हो गया हमारा। अनुच्छेद 5 देखिए। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता। मतलब ये हुआ कि जिस समय हमारा संविधान बना उसी समय से जो लोग भारत में रह रहे हैं उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता प्राप्त है। ये अनुच्छेद कौन कहता है? 5 अनुच्छेद कहता है। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष यानी कानून के नजर में सभी लोग क्या हैं? समान है, बराबर है। ठीक है ना। कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद यानी कि प्रतिषेध होगा। मतलब रोक लगाया जाएगा। किस किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्मस्थान के आधार पर। उसके आधार पर किसी भी आदमी के पास साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद कौन कहता है? 15। अनुच्छेद 16 का क्या कहना है? देखिए अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब कहता है कि सभी को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी फॉर्म निकलेगा तो उनमें सभी लोग फॉर्म भर सकेंगे। अब यहाँ पर बात आती है क्या चीज की? अब यहाँ पर बात आ गया, मान लीजिए अवसर की समानता में कहेंगे आप कि आरक्षण क्यों है? तो वो संविधान में जो भी लोग कमजोर तबके के हैं उन्हें बराबर में लाने के लिए ये आरक्षण की बात, ये बहुत ही लंबी बातें हो जाएंगी इस पे, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। आगे है 17 में अस्पृश्यता का अंत। यानी कि हमारे देश में अब कोई भी व्यक्ति इस बात को कोई भी जाति का लोग अगर होगा तो उसमें छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। यानी कि हमारे देश में अब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी अच्छा काम करता है, जैसे मान लीजिए पहले महाराजा धीराज वगैरह सब की उपाधि जो दिया जाता था, तो अभी वो उपाधि नहीं दिया जाएगा। बादशाह वगैरह का उपाधि जो दिया जाता था वो उपाधि नहीं दिया जाएगा, है ना। कुछ क्षेत्रों में छूट, जैसे शिक्षा क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में छूट दी गई है ना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो।
अब अनुच्छेद कौन सा है 19, देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमारा, वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब क्या कहता है, ऐसे सीधा समझ सकते हैं आप, अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, या कभी कभार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आगे है अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए होगा यहाँ पर, देखिए अनुच्छेद 21 के ए में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये किस में है, 21 ए में है ना। अनुच्छेद 21 ए में है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अगली बात अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण पूछने का अधिकार है, उसे अपने वकील करने का अधिकार है कि नहीं, उसे कानूनी सहायता लेने की अधिकार है। तो इस तरीके की बात इसमें कही गई अनुच्छेद 22 में। अब अनुच्छेद 23 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मानव दुर्व्यापार एवं मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा और किसी से जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते हैं। बालात्सरम मतलब जबरदस्ती काम किसी से नहीं करवा सकते हैं। और पहली बात, किसी भी आदमी को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद कौन गारंटी लेता है हमारा, 23। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से, इसमें जो नहीं लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 24 को समझ लीजिए आप, 14 वर्ष यानी कि कोई भी बालक अगर 14 वर्ष से कम उम्र का है तो वो किसी भी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर यानी कि उसमें रोक लगाया जाएगा। यानी कोई बालक अगर 14 वर्ष से कम आयु का है, अगर उसका उम्र 14 वर्ष से कम है तो बालक क्या होगा, बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। कब, ये अनुच्छेद 24 हमारा गारंटी लेता है कि कोई भी जो कोमल बालक है, मतलब 14 वर्ष से कम है, उसको एक तरह से कह सकते हैं, उसको रखा जाता है एकदम कि वो बालक उस लायक नहीं है कि आप उससे काम करवाएं, है ना। तो अगला है हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की धर्म और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 को कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। यानी कि अगर आप न्यायालय में जाएंगे, जज के सामने, जज को अगर आप कोई अर्जी देंगे तो उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में न्याय दिलाया जाएगा, है ना। ये गारंटी लेता है अनुच्छेद 39 का क। आगे आते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन होगा। ये अनुच्छेद कौन बताता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये गारंटी लेता है अनुच्छेद 41। 43 का ख कहता है कि सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद कौन सा, 43 का ख, सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया जाएगा। यह अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अब अनुच्छेद 45 क्या कहता है, देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 21 में कहा गया कि 14 वर्ष से जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि
कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा। ये कौन अनुच्छेद गारंटी लेता है? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का क कहता है मूल कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 52 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55 कहता है जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन का क्या तरीका होगा, क्या पद्धति होगी, वो वर्णित है कितने में? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के पात्रता, मतलब राष्ट्रपति का पुनः मतलब खड़ा होगा और पुनः वो जीतेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 57। 58 में कहता है राष्ट्रपति की पद की योग्यता, मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होंगे। जैसे मान लीजिए पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उसको फुलफिल करेंगे तभी वो राष्ट्रपति बन पाएंगे। 60 में कहता है राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर वो राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके राष्ट्रपति के पद को उससे अपने पद से हटाया जा सकता है कि नहीं। अब आता है हमारा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद 72 है क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यानी राष्ट्रपति जो होता है उसको सहायता और सलाह देगा कौन? मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 का 1 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, है कि नहीं। अन्य मंत्री का जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वह प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का एक महान्यवादी होगा, भारत का एक महान्यवादी होगा, अनुच्छेद 76। अब आता है 79, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 79, 80 और 81। देखिए 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। और देखिए 83 में क्या है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 84 कहता है सांसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, मतलब सांसद अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके लिए क्या शर्त है? कुछ ना कुछ तो शर्त होगा ना। जैसे मान लीजिए उसकी आयु क्या होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र 17 ऑप्शन और विघटन के बारे में बताया गया है। 100 का क कहता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, ठीक है ना। मतलब क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई चीज पर वोटिंग हो रही है, कोई बिल पास कराना है मान लीजिए, तो उस पर अगर वोटिंग होगी और मत बराबर हो गए तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत देंगे। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की बात 108 में कहा गया है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया ध्यान रखिएगा। 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक की परिभाषा दिया गया 110 में, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया 112 में, और वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है किसमें? अनुच्छेद 117 में। ठीक है, हम लोग 117 तक देख लिए। 122 में देखते हैं अब, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में है संसद के
मतलब अगर अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति, सीधा याद रखिएगा आप कि अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी करने को राष्ट्रपति की शक्ति है ना। 123 में। 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें है? 124 में। 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह 129 में वर्णित है। और 137 में है उच्च न्यायालय मतलब रिव्यू जो करेगा, कोई भी कानून अगर संसद बनाती है और अगर वो कानून गलत है, मान लीजिए रिव्यू का मतलब ये नहीं हुआ। देखिए रिव्यू का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी निर्णय अगर उच्च न्यायालय दिया है तो फिर से उसको अपना वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है। उसके बाद आगे आते हैं 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से कोई भी सहायता या सलाह मांग सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन उस सहायता और सलाह को मांगने के लिए बाध्य नहीं होगा राष्ट्रपति महोदय। आगे हमारा है 148 में भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 148। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में है क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होगी। 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे आता है 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति। 164 1 में। 165 में कहता है राज्य का महाधिवक्ता होगा। आगे बढ़ते हम लोग 169 में कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साद या सृजन। 174 कहता है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? ये राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। आगे 201 का क्या कहता है देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक होगा, यह अनुच्छेद कौन कहता है? 201। 213 क्या कहता है? विधानमंडल के विश्रांत काल में, मतलब विधानमंडल के विश्रांत काल में, मतलब अगर विधानमंडल नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना था? वो था 1 2 3, लेकिन इसमें क्या है? 2 1 3। ठीक है ना, ये होगा हमारा क्या? ये हमारा है 1 2 3, मतलब ये राज्यपाल से संबंधित है। और जो 1 2 3 था वो राष्ट्रपति से था। ये 2 1 3 राज्यपाल से है। 214 कहता है राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा। और 215 कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये कौन अनुच्छेद में वर्णित है? 15 में। 16 कहता है उच्च न्यायालय का गठन। 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ रीट निकालने की शक्ति है। 231 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। किस में वर्णित है? 231 में। 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 239 में है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 239 क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 में है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और 224 ये होगा, 224 यहां पर होगा, 244 क होगा, है ना। तो चलिए इसको पेंडिंग करते हैं। 243 को 43 होगा, शायद ग्राम सभा होगा, देख लेंगे बाद में। 243 ख में क्या है? पंचायतों का गठन। 243 ग में है पंचायतों की संरचना। 243 घ में है पंचायतों की स्थानों किस आरक्षण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
243 झ में है पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान। 243 ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ में है नगर पालिका गठन। 243 य क में है नगर पालिकाओं का निर्वाचन। 243 य घ में है सहकारी समितियों का निगमन। आगे बढ़ते हम लोग। 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में अगर राष्ट्रीय हित में कोई कानून है तो उसे संसद की शक्ति प्राप्त है। 253 में है अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावित करने के लिए विधान। 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी का विवाद है ना, नदी जल विवाद, ऐसे याद रखिएगा आप। 262 में है। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषदों का संबंध। 266 में है भारत के लिए संचित निधि और लेखों के बारे में प्रावधान। 267 में है आकस्मिक निधि, भारत के 5 आकस्मिक निधि होंगे। आगे 280 में है वित्त आयोग। 300 क में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचनों के अधिरक्षण और विदेशन को नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में है लोक सभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का आधार पर होना। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सीटों का आरक्षण। 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय, अब ये खत्म हो चुका है, आंग्ल भारतीय अब ये नहीं चलता है ना। 332 में है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, आंग्ल भारतीय अब ये भी खत्म हो चुका है। 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। 338 ख में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आगे हमारा है 343, इसमें है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में है राजभाषा आयोग। 350 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 क में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 300 बहुत इंपोर्टेंट। 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होगा। अगली बात 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध, मतलब इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसमें वित्तीय आपात 360 और संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रक्रिया अनुच्छेद 368। इस तरीके से हम लोग लगभग 150 अनुच्छेद को देखे हैं। मुझे उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा इंडियन पॉलिटी में, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं अनुच्छेद का टॉपिक। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।